हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है. इट इज नथिंग बट एन elaboration on the thumbnail you just saw. Caught in Sudan conflict, why the Karnataka हक्की पिक्की go to Africa. अब देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हमारा क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका में जो सुडानीज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे जो इंडियंस स्ट्रक हैं उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट जो प्रेजेंस है हमें हक्की पिक्की ट्राइब की दिख रही है. सो वी विल नो a little bit on this tribe. देखिए क्या है कि आपके प्रीलिम्स में यूजुअली किसी ट्राइब की एक्सप्लेनेशन देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी दिए हैं इस पैराग्राफ में वो किस ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है, या फिर बहुत बार आप जानते हैं कि रीजन वाइज कि ये जो ट्राइबल्स हैं वो किस रीजन को आते हैं. जैसे उड़ीसा के कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं, कुछ तमिलनाडु केरला के, वैसे ही कुछ कर्नाटका स्पेसिफिक. अब क्योंकि सुडान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ पॉलिटिक्स भी चल रही है, कर्नाटका में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो ऑपोजिशन बार बार एम्फसाइज कर रही है कि द सरकार इज नॉट डूइंग इनफ फॉर गेटिंग द कर्नाटका हक्की पिक्की ट्राइबल्स बैक एंड ऑल ऑफ दैट. रेस्क्यू नहीं हो रहा, तो आपको एटलीस्ट जो न्यूज में है वो तो पता ही होना चाहिए. तो जैसे कि यहाँ लिखा है, मोर देन 181 मेंबर्स ऑफ द हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम कर्नाटका आर स्टक इन वायलेंस हिट सुडान. और हम जानते हैं कि उनको रेस्क्यू करने के वहां से एफर्ट्स चल रहे हैं. ठीक है, तो अब हु आर हक्की पिक्कीज एंड क्यों बहुत सारे जो ये ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो सुडान गए हैं. पहली बात तो हु आर द हक्की पिक्की. ठीक है, तो देखिए ये एक ट्राइब है जो बहुत सारी स्टेट्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं. कुछ वेस्टर्न इंडिया, कुछ साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं. ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मोस्टली फॉरेस्ट एरियाज के आसपास जो डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड फॉरेस्ट एरियाज हैं. अब देखिए पहली बात, अगर आप हक्की पिक्की, इफ यू लाइक ब्रेक दिस पर्टिकुलर वर्ड तो आपको पता चलेगा. अगर हम कन्नड़ा में देखें तो हक्की का मतलब है बर्ड और पिक्की का मतलब है कैचर्स. सो बर्ड कैचर्स. तो अगर देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, रिसेंटली वी हैव सीन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी मेंबर और ट्राइबल कम्युनिटी मेंबर स्ट्रक इन सुडान कॉन्फ्लिक्ट, और वो बर्ड कैचर्स और यूजुअली फॉरेस्टेड एरियाज वेस्ट और साउथ इंडिया में पाए जाते हैं. तो यही पैराग्राफ अगर एक्सप्लेनेशन के रूप में दिया हुआ है तो आप यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लेंगे ये हक्की पिक्की की बात हो रही है. Okay, so they are a semi-nomadic tribe, okay, traditionally of bird catchers and hunters. तो यहाँ से आपको ये पता चलता है. 2011 के सेंसस की इंफॉर्मेशन अगर देखें तो हक्की पिक्की पॉपुलेशन कर्नाटका में 11,000 के आसपास है. ओके, और ये मेजॉरिटी अगर हम देखें तो मैसूरू, कोलार, हसन, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं. इन डिफरेंट रीजन्स दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. ठीक है, बहुत सारे नॉर्थ कर्नाटका में अलग नाम से, महाराष्ट्र में अलग नाम से, ऐसे यहाँ पे लिखा है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए, बर्ड कैचर्स हैं, वेस्ट और साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में सेमी नोमैडिक ट्राइब है. ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपको रिकॉग्नाइज करना होगा. अदरवाइज आपसे ऑफकोर्स मैच द फॉलोइंग में कर्नाटका अगर लिखा है, वैसे तो बहुत सारी स्टेट्स में है, पर क्योंकि प्रोमिनेंटली हम कर्नाटका से रिलेटेड और ऑपोजिशन और पॉलिटिक्स भी कर्नाटका के आसपास रिवॉल्व कर रही है और मोस्टली कन्नड़ा लोग ही हैं जो वहां स्टक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. द हक्की पिक्की मूव इन ग्रुप्स. अब ये भी आपको पता होना चाहिए दैट दे मूव इन ग्रुप्स, एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. तो इसीलिए देखिए अगर हम सुडान में या अफ्रीकन कंट्रीज में इस ट्राइब के बहुत सारे मेंबर्स एक साथ वहां काम करने के लिए गए हैं, क्योंकि दे मूव इन groups or troops from place to place in search of livelihood. तो ये चीज आपको पता होना चाहिए. और जैसे अगर हम देखें हिंदू सोसाइटी में ट्रेडिशनली अगर हम देखें कुछ कास्ट हैं या हायरार्की है, उसी तरह से हक्की पिक्की में भी एक हायरार्की है. 4 क्लैंस हैं. ठीक है, तो 4 क्लैंस का नाम है गुजरातिया, पवार, कालीवाला, मेवाड़ास. तो इसमें भी देखिए गुजरातिया सबसे टॉप पे आता है हायरार्की में और मेवाड़ा सबसे बॉटम पे. तो ये इस तरह की कुछ हायरार्की भी एग्जिस्ट करती है. लेकिन फॉरेस्ट मोर और लेस मेन नेचुरल रिसोर्स है हक्की पिक्की के, इसीलिए फॉरेस्ट एरियाज के आसपास. और जो प्रोडक्ट्स भी वो बेच रहे हैं किसी और कंट्री में जाके या इंडिया में भी या ऑनलाइन सोशल मीडिया फेसबुक,
कहीं पे भी वो नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल इस तरह के रॉ मटेरियल को यूज करके ही वो हर्बल प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीजें बनाते हैं। विच स्टेट्स आर दे फाउंड इन, जैसे कि मैंने बताया कि अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टोरी है वेरी फैसिनेटिंग, ऑल्दो इट माइट नॉट बी वेरी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, पर कहीं चीजें स्टोरी की तरह अगर हम समझते हैं या सुनते हैं तो याद रह जाती हैं। तो हक्की पिक्की जो पीपल हैं दे ओरिजिनली हेल फ्रॉम द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो ये बहुत फैसिनेटिंग है कि गुजरात और राजस्थान के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये वहां से आते हैं, ठीक है। तो और बेसिकली कर्नाटका कैसे आए ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले देखिए बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं गुजरात राजस्थान, वहां से थोड़ा सा ट्रैवल करके आंध्र प्रदेश गए और फिर आंध्र प्रदेश के बाद बेसिकली ये गुजरात कर्नाटका आए हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और हमें ये कैसे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में भी ये कुछ समय रह चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं वो बताते हैं कि हमारा एंसेस्ट्रल होम हैदराबाद की एक पास वाली जगह पे है, क्योंकि वो बहुत समय के लिए, क्योंकि सेमी नोमैडिक है उस समय तो कंप्लीटली नोमैडिक थे, तो बहुत समय के लिए बेसिकली वो हैदराबाद के पास रहे थे, ठीक है। अब देखिए लेकिन अब अगर हम देखें तो मोस्टली मैसूरू, कोलार, इन सारे रीजन्स में और साउथ इंडिया के थोड़ी और स्टेट्स में भी टिल अ फ्यू इयर्स अगो विमेन वोर। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे राजस्थान में घाघरा या स्कर्ट पहनी जाती है, एग्जैक्टली उस तरह की स्कर्ट कुछ समय पहले तक जो विमेन है इस ट्राइब की वो पहना करती थी, लेकिन अभी दे वेयर नॉर्मल गारमेंट्स जैसे साड़ीज एंड ऑल। व्हाट वर देयर ट्रेडिशनल जॉब्स। अब जैसे कि ट्रेडिशनली हम देखें तो जो हक्की पिक्कीज हैं दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एरियाज लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ। जैसे कि मैंने बताया 9 महीने के लिए नोमैडिक लाइफ जिया करते थे, एक साल में से 9 महीने, और फिर अपने परमानेंट कैंप्स जो होते थे फिर अगले 3 महीने के लिए जो बचे हुए हैं वो वापस वहां पे आ जाते थे, ठीक है। तो और पहले तो ऑफकोर्स ये होता था कि द मेन इन द ट्राइब वुड हंट और जो विमेन वुड यू नो एक्चुअली बेग इन द विलेजेस। लेकिन फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया और बहुत स्ट्रिंजेंट और भी लॉज आ गए, तो कहीं लोगों को दर्ज कर लिया गया कि आपने क्यों किल किया है या हंट किया है, तो फिर उन्होंने ये ऑफ कोर्स जो काम है दे गेव अप ऑन इट। और फिर उसके बाद वो कोई और बिजनेस पे उन्होंने शिफ्ट किया, जैसे कुछ फ्लावर्स, हर्बल ऑयल, स्पाइसेस, इन तरह की चीजें बेचने लगे। अब देखिए क्या है कि हर्बल ऑयल का जो बिजनेस है, आप जानते हैं किस तरह का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और ये एस्थेटिक और ये सब चीजें, यू नो फ्रेग्रेंस, ये बहुत ज्यादा है ट्रेंड में, राइट। बहुत बड़ी मार्केट है इसकी आज समय पे, ठीक है। तो वैसे ही हर्बल ऑयल का जो बिजनेस है टुक ऑफ, और यू नो बहुत सारे जो ये ट्राइब के मेंबर्स हैं वो पूरे यू नो वर्ल्ड के और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाने लगे इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ऐसे ही देखिए क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साउथ इंडिया के बहुत सारे यू नो स्टेट्स में आपको पाए जाएंगे ये ट्राइबल मेंबर्स, तो कुछ तमिलनाडु में भी रहते हैं। तो जो तमिलनाडु के हक्की पिक्कीज हैं वो पहले सिंगापुर, थाईलैंड और बाकी प्लेसेस पे गए, यू नो 20 से 25 साल पहले एक बार ही उन्होंने कहा कि हम अपने मार्बल्स या थोड़ा बहुत और कुछ सामान बेचने जाते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गए। अब देखिए आप डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ मार्केट में कुछ बेचने जाते हैं, तो आपको मार्केट का मूड पता चलता है। तो वहां पे जाके उन्हें पता चला कि देखिए एक बहुत बड़ी डिमांड है, अफ्रीकन कंट्रीज भी गए, एक बहुत बड़ी डिमांड है यहाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इसीलिए बेसिकली ये बहुत सारे जो तमिलनाडु के हक्की पिक्कीज थे वो अफ्रीका गए अपने हर्बल ऑयल्स और इस तरह की चीजें बेचने। तो जो कर्नाटका के हक्की पिक्कीज थे दे फॉलोड द तमिलियन हक्की पिक्कीज। तो ये बेसिकली यहाँ पे हुआ। तो पीपल फ्रॉम द स्टेट हैव बीन ट्रैवलिंग टू अफ्रीकन कंट्रीज फॉर द पास्ट 20 years नाउ। ओके अब अगर हम एजुकेशन लेवल की बात करें, हक्की पिक्की इट्स वेरी वेरी लो अभी भी। तो यू नो आप यहाँ देख सकते हैं 2000 स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ पक्षी राजपुरा। अगर हम एक रेजिडेंशियल एरिया का देखें उसमें 2000 लोग रहते हैं आसपास, उसमें से केवल 8 लोग हैं, 2000 में से केवल 8 लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है अपनी, और उसमें से एक ही ऐसा है जो पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पे है। तो एजुकेशन लेवल इज डेफिनेटली लो। क्या रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, देखिए आज के समय पे तो ये सारे जो भी हिंदू ट्रेडिशंस हैं, हिंदू फेस्टिवल्स हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। नॉन वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, यूजुअली ट्राइबल कम्युनिटीज में आप देखते ही हैं नॉन वेजिटेरियन। अब यहाँ पे एक और बहुत फैसिनेटिंग चीज है कि जो एल्डेस्ट सन है, ओके फैमिली का जो होता है, ही इज नॉट सपोज टू कट हिज हेयर। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा बेटा है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि वो अपने बाल नहीं कटवाता। तो ये चीज एक आपको पता होनी चाहिए। और ये प्रेफर करते हैं क्रॉस कजिन मैरिजेस, और यूजुअली एज होती है 18 फॉर वुमेन, 22 फॉर मेन। और सोसाइटी बहुत ही फैसिनेटिंग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सोसाइटी इज मैट्रियार्कल।
ओके तो इसमें क्या होता है कि डाउरी यूजुअली हम देखते हैं कि जो ब्राइड की फैमिली है वो देगी, लेकिन यहाँ पे ग्रूम की फैमिली जो है यानी कि लड़के दूल्हे वाले जो साइड होती है वो यहाँ पे डाउरी देती है ब्राइड की फैमिली को। जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंट लिखा हुआ है कि किसी ने अपनी शादी के लिए 50,000 रुपए दिए थे अपने इन लॉज को, लड़के ने, और साथ ही में मोनोगैमी इज द नॉर्म यानी कि एक ही शादी होती है। ओके, हाउ वेल डू दे अर्न इन अफ्रीकन कंट्रीज, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम इतने पुअर थे तो हमारी पॉवर्टी को एस्केप करने के लिए हमें एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिला और काफ़ी डिमांड है, एक बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में है हम, पर बहुत मुश्किल से हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी अफ्रीका में है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम 5 लाख रुपए अपने रॉ मटेरियल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे हिबिस्कस पाउडर, ऑयल एक्सट्रैक्शन, गूसबेरी, आयुर्वेदिक प्लांट, ये सब पे लगा रहे हैं और फिर उसका कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं 5 लाख लगा के, तो हम डबल या ट्रिपल कर लेते हैं 3 से 6 महीने में ही अगर हम अफ्रीका में इसे बेचने जाएं। तो गुड मार्केट, गुड रेवेन्यू, तो ये इनको यहाँ पे मिलता है। अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ 2018 वाज अ रेनबो ऑफ होप। नाउ ऑफ कोर्स जैसा कि देखिए, आप प्लीज कल की वीडियो जाकर देखिए, उसमें हमने आई थिंक सेकंड आर्टिकल जो उठाया है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मटेरियल है आपके लिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कैसे मैरिज का कॉन्सेप्ट हैज इवॉल्व थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, तो उसमें 5 से 6 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आपको ऑफ कोर्स आनी चाहिए। जब क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली आपसे मेंस में ये पूछा जा रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने इवॉल्व किया है मैरिज के कॉन्सेप्ट को या LGBT राइट्स को, तो आप उसमें सिर्फ एक ही अगर आपको जजमेंट याद आ रही है नवतेज जौहर की, वो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कल समझाया है, आप प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए। ओके तो यहाँ पे नवतेज जौहर की ही बेसिकली बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ 2018 वाज अ रेनबो ऑफ होप। अब जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया, जो एक केस था 2018 का ही, तो उसमें हमने क्या देखा था कि राइट टू मैरी है ना, राइट टू मैरी एनीवन, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, वो एक आर्टिकल 21 का पार्ट है ना। तो वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, यही क्वेश्चन आपके फिर पेपर में भी आया था। आप PYQs उठा के देखिए, आई थिंक 2019 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही, क्योंकि ये 3 दिन, अब ये 3rd डे है हियरिंग का जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो अब इससे क्या निकाला जाता है, क्या क्या नुआंसेस यहाँ पे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो टच करेगी, कोई फंडामेंटल राइट को मेंशन करती है, कोई बात बोलती है, और वो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो आपको ये पर्टिकुलर केस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट आपके लिए केस है ये, क्योंकि इससे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, कुछ मेंस में भी पूछा जा सकता है। ऑफ कोर्स जो हमारे चीफ जस्टिस या बाकी और जो बेंच पे जजेस हैं, वो जो भी बातें बोलेंगे उसको बहुत ही क्लोजली फॉलो कीजिए, ठीक है। यू नेवर नो क्या चीज पिकअप करके क्या आपके लिए क्वेश्चन बन जाए। ओके अब देखिए, जैसे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि देखिए, जिस मोमेंट पे हमने ये कह दिया कि होमोसेक्सुअलिटी अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अंडर सेक्शन 377 ऑफ IPC, तो उसी समय नेसेसरली हमने कॉन्टेम्पलेट किया कि देखिए, एक स्टेबल मैरिज लाइक रिलेशनशिप 2 लोगों के बीच में हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आपको ये इंग्लिश यहाँ पे जो लिखी है समझना है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमने ये बोल दिया कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम नहीं है, ठीक है, और हमने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को, तो हम ऑटोमेटिकली ये कह रहे हैं, और उसमें ये चीज लिखी है, इम्प्लिसिट है कि जो भी 2 लोग मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं मिल सकते, है ना। अगर आपके 2 लोगों के बीच में अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप है भी, तो बस उतना ही है और कुछ नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के लिए इमोशंस नहीं जनरेट कर सकते। चलिए, आप आज मिले, हो गया हमारे बीच में कुछ भी, उसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। इट वाज नॉट द केस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ठीक है। ये चांस एनकाउंटर्स नहीं है, हर बार चांस एनकाउंटर हो हमने कॉन्टेम्पलेट किया ही नहीं, हम ये चीज पहले ही सोच रहे थे, यानी कि जब हमने वो जजमेंट दी कि एक स्टेबल इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकती है, मैरिज लाइक रिश्ता भी जनरेट हो सकता है, डेवलप हो सकता है 2 लोगों के बीच में, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बोली है। इफ आई रीड
it is written marriage like relationship between two persons who do not treat these as chance encounters but as something more than that, that for them it is not just a physical relationship but something like a stable emotional relationship. ये चीज हम थर्ड डे की हियरिंग पे देख रहे हैं. द गवर्नमेंट had argued. अब आप जानते हैं गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था, उसी पे ऑफ कोर्स ये जवाब दिया गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा. उन्होंने कहा है कि देखिए अपने एफिडेविट में कि आपने तो सिर्फ और सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, कि ठीक है इफ समबडी इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम इट्स ओके, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, पहले उनको सजा हो सकती थी एंड ऑल ऑफ दैट. पर आपने लेजिटिमाइज थोड़े ना किया सेम सेक्स इस तरह की चीजों को. तो आपने लेजिटिमाइज नहीं किया कि सही है, ये तो नहीं बोला ना सेक्सुअल इंटरकोर्स को, आपने कहा बस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, आपने ये कहा है. ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि सेंटर की एफिडेविट में तो हमने डिस्कस किया था. द कोर्ट वाइल डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी हैड नेवर एक्सेप्टेड द सेम सेक्स. अब देखिए अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि सेम सेक्स मैरिज को आर्टिकल 21 के तहत एक्सप्लिसिटली बोला गया हो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अभी तो जजमेंट चल रही है. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेड पार्लियामेंट्स इंटेंशन. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज स्पेशल मैरिज एक्ट प्रिपेयर करके जाइए, हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार. तो आपको ये पता है कि जैसे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि देखिए 1954 का ये जो एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, तो ये क्यों लाया गया था? ये इसीलिए लाया गया था क्योंकि एक ऐसा एवेन्यू दिया जाए उन लोगों को जो अब उनके पर्सनल जो लॉज हैं वो अलाउ ना करते हो अगर शादी करना, तो किसी और सिविल यूनियन सिविल मैरिज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो ये चीज बेसिकली यहाँ लिखी है. इट वाज टू ओपन एन एवेन्यू फॉर people who are not falling back or relying on the diktats of their respective personal laws to get married. ये चीज यहाँ लिखी है. और साथ ही में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी का ये कहना है कि देखिए 1954 का जो एक्ट है इट इज ऑल एनफोल्डिंग लेजिस्लेशन. तो हमें एटलीस्ट एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या पूरे सुप्रीम कोर्ट का मूड तो पता है कि क्या है. एवरी जज इज सेइंग दैट, है ना, जो बेंच पे हैं कि 1954 एक ऑल एनफोल्डिंग लेजिस्लेशन है, या ये कह रहे हैं कि हमने लेजिटिमाइज तो उसी समय कर दिया था जब, है ना. तो ये हमें मूड तो पता है किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. लेट्स सी. देयर वाज also a factor of addressing an endogamy. Okay, वही चीज यहाँ लिखी है. In the last 69 years our law has evolved to recognize the fact that when you decriminalize homosexuality you also realize that these are not just one-off relationships, that these are also comprehensive and stable relationships. You see, you might know people who are living with each other for 22 25 years, 10 years, 15 years, है ना. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और वो होमोसेक्सुअल हैं. तो वो अगर सिर्फ एक चांस एनकाउंटर होता तो इतने साल किसी के साथ इमोशनली बॉन्ड कैसे हो सकता है और कोई कैसे रह रहा है. तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है that these are also comprehensive and stable relationships. Therefore, by decriminalizing homosexuality, we have not just recognized fleeting relationships between consenting adults of the same gender, we have also recognized implicitly that the fact that people who are of the same sex would be in stable relationships. और साथ ही में जस्टिस भट्ट का ये कहना है कि देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है वो पत्थर की लकीर थोड़ा ना कहीं पे स्टोन में लिखी गई है, नहीं यही है मैरिज और कोई मैरिज हो ही नहीं सकता. जैसे हर चीज इवॉल्व हो रही है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो पहले ऐसा था और आज तक वैसा ही फॉलो हो रहा है. हर चीज इवॉल्व हो रही है, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, एवरीथिंग इज गेटिंग इवॉल्व एंड व्हाई नॉट मैरिज. ओके, ये चीज जस्टिस रविंद्र भट्ट कह रहे हैं. द कोर्ट रिमार्क्स सर्व एज अ काउंटर टू द आर्ग्यूमेंट्स. अब देखिए ये क्यों बोला होगा जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कि मैरिज इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट विच इज कास्ट इन स्टोन, है ना. वो इसलिए कहा होगा क्योंकि सेंटर ने कुछ अपने एफिडेविट में उसके रिस्पॉन्स, मतलब सेंटर ने कुछ कहा होगा उसके रिस्पॉन्स में जस्टिस भट्ट ने कहा. सेंटर ने क्या कहा था आप याद कीजिए, एफिडेविट सेंटर का. उन्होंने कहा था कि देखिए जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो यही है, हेटेरोसेक्सुअल इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है, और क्योंकि लॉ भी यही मानता है, रिलीजन भी यही मानता है. तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं कि लॉ पहले ये मानता था, रिलीजन पहले वो मानता था, लेकिन आज देखिए सोसाइटी कहाँ आ चुकी है ना. तो और सेंटर ने ये भी वार्न किया था कि देखिए अगर आप लीगल रिकॉग्निशन दे देते हैं सेम सेक्स मैरिज को तो इट वुड सीरियसली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी पर्सन.
तो यहाँ पे जस्टिस भट्ट कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज ट्रांसेंड्स कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता जा रहा है, आज हम कहते हैं इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है, क्लीन इन्वायरमेंट आर्टिकल 21 के तहत हम कहते हैं गोइंग अब्रॉड इज, जैसे मेनका गांधी केस, गोइंग अब्रॉड फ्रीली या फ्री ट्रैवल, वो आर्टिकल 21 के तहत है। तो जब हर चीज कह रहे हैं तो हर चीज इवॉल्व हो रही है, तो ये क्यों नहीं? ठीक है, ये चीज बेसिकली यहाँ पे एसेंस है। Marriage provides a framework and the framework is evolving and not cast in stone. However, the court said, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखिए हम समझते हैं कि हम कहीं ये सारी बातें बोल के या अपनी जजमेंट दे के कहीं पॉलिसी मेकिंग ना कर दें, वो नहीं कर सकती ना सुप्रीम कोर्ट। ऑल्दो आप कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के केसेस में हमने देखी है आर्टिकल 142 डूइंग कंप्लीट जस्टिस एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं हो सकता। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि हम ठीक है, हम एग्जामिन करेंगे, कहीं अपनी जजमेंट देते देते हम पॉलिसी चॉइसेस ना मेक कर दें, क्योंकि वो तो लेजिस्लेचर करेगा। ठीक है, तो हम बस ये देख रहे हैं कि क्या 1954 का जो एक्ट है, क्या पता वो खुद में ही इतना एनकम्पासिंग हो कि हमें बस वो बताने की जरूरत है। इंटरप्रेट करते हैं ना हम, तो हम बता दें कि देखिए 1954 के एक्ट में ही आप कह सकते हैं इम्प्लिसिट है सेम सेक्स मैरिजेस, क्योंकि वहां पे तो उसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात हो रही है ना। अब देखिए इसी केस के चलते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स सेक्शंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट रिक्वायरिंग प्रायर नोटिस। आई होप आपको याद होगा, या फिर अगर आप थोड़ा सा भी सोशली इधर उधर की बातें सुनते हैं पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जब स्वरा भास्कर की मैरिज हुई थी, क्योंकि वही कॉन्टेक्स्ट था कि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1954 का, हमने उसे डिस्कस किया था, क्या प्रोसीजर है, 30 डे नोटिस, दिस दैट। तो स्वरा भास्कर ने मतलब अपना ट्वीट किया था, और वो ट्वीट न्यूज थी, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन सेक्शन में हमने चीजें डिस्कस की थी। तो वो ट्वीट ये थी कि kudos to special marriage act, कि इसके तहत एटलीस्ट जो टू पीपल हु आर इन लव एटलीस्ट दे कैन गेट इनटू अ यूनियन, चाहे उनके पर्सनल लॉज वो अब करते हो अलाउ या ना करते हो ना, ऑफ डिफरेंट रिलीजन। सो पर फिर उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि बट स्टिल एक चीज इसमें काफ़ी ख़राब है कि 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। पर बाकी ठीक है, एनीवेज कुछ फ्लॉ है, आने वाले टाइम में ये भी चला जाएगा। दिस वाज इस तरह का कुछ ट्वीट था उनका। तो 30 डे नोटिस वाली चीज़ अब हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, अब आप सुनिए यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट, जैसे कि जस्टिस जी वाई चंद्रचूड़ कहते हैं, एंड आई एम पिकिंग अप द टोन ऑफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ओनली। तो उनका ये कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, इसको लाया गया था, इसका सोल ऑब्जेक्ट ही यही था कि कपल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, उनकी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके डिसीजन को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर सोसाइटी उनके अगेंस्ट है, वो कहती है नहीं हमारा धर्म अलाउ नहीं करता, हमारी कास्ट अलाउ नहीं करती, हमारी कम्युनिटी अलाउ नहीं करती, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ऑफ कोर्स टू प्रोटेक्ट उन कपल्स की प्रिवेसी, उनके डिसीजन, उनके फिजिकल प्रोटेक्शन भी, हम ये एक्ट लेके आए थे 1954 में, स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन अगर यही एक्ट में ये दिया हुआ है कि आपको 30 डेज का प्रायर नोटिस देना है कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं, तो ये तो बेसिकली सोसाइटी को इन्वेड करने का एक न्योता देने के बराबर है। ऑफ कोर्स 30 डेज का मतलब ही यही है नोटिस देने का कि किसी को कोई दिक्कत है। अब देखिए, लेकिन इसका एक हम चीज़ें कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते, कुछ ग्रे भी है। अगर हम इंटेंशन देखें उस पर्टिकुलर क्लॉज का, ये है जब मैंने आपको समझाया भी था कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दो लोग शादी कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो, जो लड़का है वो ऑलरेडी मैरिड है, ओके, उनके घर पे उनकी खुद की वाइफ है, और दूसरी शादी कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं है ना। और अगर किसी को पता है कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसको ऑब्जेक्शन उठानी हो, तो वो ऑब्जेक्शन कैसे उठाएगा? और उसे पता चल जाए कि नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है और इसकी तो शादी हुई हुई है और मैं तो इसकी पत्नी को जानता भी हूँ, तो वो बताएगा आके। लेकिन अब देखिए, ये तो एक अच्छा इंटेंशन है इसका, लेकिन अच्छे इंटेंशन या उसकी जो एंटिसिपेशन वो अलग बात होती है, वो डिग्रेड होते होते तो ऑफकोर्स सोसाइटी आ जाती है कि आप कैसे शादी कर सकते हो। बहुत लोगों को तो मार दिया जाता है ऑनर किलिंग के लिए। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी है, but these provisions lay them open to invasion by society, by DMs and SPs। तो ये चीज यहाँ लिखी है। The Supreme Court on Thursday said provisions of the Special Marriage Act, which mandate a 30-day prior notice of intent to marry, is steeped in patriarchy and expose vulnerable couples to an invasion by society। तो patriarchal भी बोला है,
इन्वेजन को इनवाइट करता है ये प्रोविजन, ये भी बोला है। साथ ही में देखिए, अगर हम सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्र जी को देखें, वो क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये रेट्रोग्रेड है, ऑब्नॉक्शियस है। he said, how one of the provisions required fresh notice। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, आपने नोटिस अगर दर्ज करवाया 30 दिन पहले एंड ऑल ऑफ दैट, और 3 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी नहीं सोलमाइज हुई, ठीक है, तो फिर एक फ्रेश नोटिस दर्ज करना पड़ेगा इस इंटेंट का। तो और काफी आप कह सकते हैं एक्सट्रेनस है इन अ सेपरेट पोर्शन ऑफ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जानते हैं कि सेंटर के एफिडेविट, अब देखिए सेंटर के एफिडेविट की हमने 3 चीजें आज डिस्कस कर ली, 2 कर ली हैं, तीसरी अब हम यहाँ कर रहे हैं। पहली क्या की और उसका रिस्पॉन्स क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो हमने यहाँ देख लिया। पहला ये था कि जैसे ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की। पहला वॉज कि हाँ, चांस एनकाउंटर के लेजिटिमाइज नहीं किया आपने, बस डीक्रिमिनलाइज किया, तो ये हमने इसका आंसर देख लिया, डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या दिया। दूसरा था कि मैरिज का कॉन्सेप्ट वाला चीज, मैरिज की कॉन्सेप्ट लॉ ये कहता है, रिलीजन ये कहता है, तो यही मैरिज है ना। तो फिर उसका रिस्पॉन्स भी हमने सुप्रीम कोर्ट से देख लिया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसे कोई पत्थर की लकीर तो नहीं बन जाती है, ऐसे गाड़ दिया गया है, कुछ इवॉल्व ही नहीं हो सकता। अब तीसरी चीज सेंटर के एफिडेविट में ये थी कि, और ऑफ कोर्स हमने ये बातें डिस्कस भी की थी, कि अगर जैसे जो होमोसेक्सुअल या लेस्बियन या गे पेरेंट्स होंगे, दोनों मदर फादर है ना, ऐसी चीजें होंगी, तो एक बहुत ही बुरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर, है ना, इट कैन नॉट बी द केस। तो ऐसा कहा था सेंटर ने। अब देखिए इसका जवाब सुनिए आप, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से, वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। तो उन्होंने कहा कि देखिए डोमेस्टिक अब्यूज भी तो होता है हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेज में, है ना, कितना डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होता चिल्ड्रन के ऊपर। मैरिज तो देखिए, मैरिज तो मैरिज होती है, एक यूनियन तो यूनियन है, उसमें लड़ाई तो किसी में भी हो सकती है, ऐसे कि नहीं, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ठीक है। एक बच्चा बचपन से ही, एक लड़का सोचते हुए बड़ा होता है कि इट इज लेजिटिमाइज, विमेन शुड बी बीटन अप इफ दे डू रॉन्ग, है ना, तो ये चीज एक सही है, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड बिकॉज वो वैलिडेट करती है सोसाइटी भी, दैट इज फाइन। पर दोनों माँ है, दोनों ही आपके पिता हैं, लेकिन माँ बाप वाला जो रिश्ता नहीं होगा तो उसका बुरा असर पड़ेगा दिमाग पे, ये हम सोच रहे हैं, ये डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं। वेरी स्मार्ट, आई थिंक। ऑफ कोर्स आप यही एक्सपेक्ट करते हैं डीवाई चंद्रचूड़ से। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर प्राइवेट यूज प्रपोज। अब देखिए आपको याद होगा जब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक एडिटोरियल आया था, बहुत ही अच्छा, तब भी मैंने आपको कहा था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंडिया में वी हैव डेफिनेटली टेकन इट अप टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, है ना। हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, जनधन, आधार, मोबाइल, उसके बेस पे हम ऊपर सारी चीजें बिल्ड अप कर रहे हैं। जैसे यूपीआई देख लीजिए आज हमें कहाँ लेके जा रहा है, कोविन देख लीजिए, हमने इंडिया, यूएस और इस तरह के नेशन से भी कहीं गुना ज्यादा डिजिटली आज एक्टिव बन चुका है। हमारा जो डिजिटल इंडिया मिशन है, बहुत सारी चीजें, राइट। तो वहां तब हमने एक प्रपोजल देखा था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या उनमें भी आधार ऑथेंटिकेशन को लेजिटिमाइज कर देना चाहिए, तो वो हमने प्रपोजल वहां देखा था। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दर्ज की गई है जो प्रपोज करती है वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी आधार ऑथेंटिकेशन बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, यानी कि प्राइवेट एंटिटीज। इट वाज रिलीज्ड ऑन April 20। तो ये ड्राफ्ट आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज अमेंडमेंट रूल्स जो हैं 2023 की, इट वुड अलाउ आधार ऑथेंटिकेशन फॉर प्रमोटिंग ईज ऑफ लिविंग फॉर रेजिडेंट्स एंड एनेबलिंग बेटर एक्सेस फॉर सर्विसेज। ये सारी चीजें अभी आप जानते हैं कि अलाउ करते हैं जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग 2020 वाले रूल्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड दैट वन likely यूज केस फॉर वॉलंटरी प्राइवेट सेक्टर लेड। सबसे बड़ा यूज यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बोला गया है, क्योंकि आप होटल्स में चेक इन करते हैं, सो आधार कम्स इन हैंडी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये चीज यहाँ बोली गई है। Faith in children's vaccines has gone up in India, says UNICEF। तो देखिए ना, this is very interesting and very good also, क्योंकि कहीं एक लेवल पे हम देखते हैं डेवलप्ड नेशंस, है ना, जो खुद को डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ, फर्स्ट वर्ल्ड, दिस दैट, और यूएस जैसे देश की हम बात कर रहे हैं। तो यूएस में से हमें केसेस मिलते हैं, जब नया नया पैंडेमिक आया था, तो लुक एट जो ट्रम्प उस समय कह रहे थे कि नहीं, वैक्सीन्स आर बैड, दे वुड मेक यू नॉन मैस्कुलिन, है ना,
और बहुत सारी और चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में तो इस एक्सटेंट तक पता नहीं किस लेवल की फेक न्यूज़ वहाँ फैलती है, या किस लेवल की वैक्सीन हेजिटेंसी के आप जो मैन है वो अपनी फर्टिलिटी यूज़ कर देंगे। चलिए वो तो यूएस में भी हो रहा था, कहीं वहाँ पे कह रहे हैं कि आप क्रोकोडाइल बन जाएंगे। पीपल आर बिलीव दिस इज अटर शिट। मेरे को बोलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि व्हाई एम आई इवन स्पीकिंग इट, बट दिस इज व्हाट वी हैव सीन कि यू वुड बिकम दिस, भगवान आपको ये बना देंगे अगर आप वैक्सीन लेंगे, ये साइंस का एक ऑल दैट। खैर, तो इस एक लेवल पे ये सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में वैक्सीन हेजिटेंसी है। कई लोग समझते हैं कि पोलियो हो जाता है अगर आप कोविड-19 की वैक्सीन लेंगे या दूसरी और वैक्सीन लेंगे, बहुत इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और एक तरफ इंडिया है, ठीक है। तो असल में देखा जाए तो जो डेवलप्ड नेशन है ना, हर चीज में जो इतने इस एक्सटेंट पे इवॉल्व कर रहा है ना, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अबॉर्शन क्रिमिनलाइज होता, फिर से हमने यूएस में देखा, वहाँ हमारे यहाँ पे क्वीर रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, उनको अडॉप्शन और इन सारी चीज़ों की बात हो रही है, अनमैरिड वुमेन के अबॉर्शन की बात हो रही है, उनको लेजिटिमाइज किया जा रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सो डेफिनेटली वी आर वेरी प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे अब क्या पता चलता है, सिर्फ चाइना, इंडिया और मेक्सिको, दीज आर दी ओनली 3 आउट ऑफ 55 कंट्रीज जो स्टडी की गई हैं कि पॉपुलर परसेप्शन क्या है, वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, इम्यूनाइजेशन कितनी ज़रूरी है, चाहे वो टीबी की हो या बाकी डिसीजेस की हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है इंडिया, चाइना, मेक्सिको आर द 3 आउटलायर्स as per data collected by the vaccine confidence project। तो the vaccine confidence project जो है, इट वॉज पब्लिश्ड बाय, अब देखिए वही यहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने इस पे डेटा कलेक्ट किया, एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाय यूनिसेफ। दिस इज व्हेन वैक्सीन कॉन्फिडेंस मार्क्स, और 1/3 ऑफ द जो स्टडीड कंट्रीज हैं उसमें कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गया है, जैसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, पैपुआ न्यू गिनी, घाना, सेनेगल, जापान। तो जापान इज ऑल्सो डेवलप्ड नेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें वैक्सीन, अब कब से, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से इनका वैक्सीन कॉन्फिडेंस नीचे गया है। अब शुरुआत में तो देखिए ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी, फिर आप कहेंगे इंडिया में भी वैक्सीन हेजिटेंसी थी ही, पर यहाँ पे लीडर्स का काम आता है। और यहीं पे जब आप अपने जब GS4 में पढ़ते हैं ना कि कैसे लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का काम ही यही है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट करना होता है, आपने देना होता है लोगों को, क्योंकि लोग लुक अप टू यू, राइट। तो जब हमारे प्रधानमंत्री या बाकी मिनिस्टर्स या DMs या कलेक्टर्स एक डिस्ट्रिक्ट के, वो सबसे पहले जाके कहते हैं कि आप डरिए मत, अगर आपको ऐसा लग रहा है हम पहले इंजेक्शन लगवाते हैं, हमें कुछ नहीं होगा तो आप लगवा लेना। और ये लीडरशिप होती है। जब लोगों को ये विश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस तो इसी से बिल्ड होता है ना, और वो भारत में हुआ और बखूबी, ठीक है। तो ये वैक्सीन, अगर आपसे आपसे GS4 में यही पूछ लिया जाए कि वैक्सीन हेजिटेंसी या ये इन चीज़ों में क्या एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल का काम होना चाहिए वैक्सीन हेजिटेंसी को अगर मिटाना है अपने डिस्ट्रिक्ट में से, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि पीपल हैव लॉक्ड देमसेल्व्स अप, है ना, अपने रूम्स में, एंड दे डोंट वांट टू गेट वैक्सीनेटेड एंड ऑल ऑफ दैट। इस तरह की कोई बात आए तो you have your answer, है ना। वैक्सीन हेजिटेंसी, the report warns of the growing threat of vaccine hesitancy due to factors such as misleading information, and when comes internet comes fake news, disinformation, misinformation, declining trust in vaccine efficacy। अब बात तो ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इंडिया में भी आपको याद होगा कि ऐसे रिपोर्ट्स थी बहुत सारी, आज भी बहुत लोग खैर बात करते दिख जाते हैं कि सही नहीं है जो बूस्टर शॉट है, बूस्टर शॉट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बहुत बार तो शुरुआत में ये था कि कई लोग ICU जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो बहुतों ने इस वजह से वैक्सीन ही लगाई। वो तो फिर सेकेंड वेव आई तो ऑफकोर्स इट बिकेम सॉर्ट ऑफ नेसेसरी। तो ये जो ट्रस्ट ही नहीं है लोगों को, वैक्सीन से कुछ होता भी है, इसके लिए भी डेफिनेटली कुछ किया जाना चाहिए। मे बी पॉपुलराइज कीजिए, पब्लिसाइज कीजिए डेटा को क्लिनिकल ट्रायल्स के, कि देखिए कितनी एफिकेसी है, 89%, 90%, वॉट एवर। यूनिसेफ इंडिया टुडे रिलीज द एजेंसीज, तो यूनिसेफ की एक ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन। तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन का, उसके बारे में बातचीत लिखी गई है। तो जो डिक्लाइन है कॉन्फिडेंस में, वैक्सीन कॉन्फिडेंस में ग्लोबली, इट कम्स अमिडिस्ट द लार्जेस्ट सस्टेन्ड बैकस्लाइड। तो अभी पिछले 30 सालों में ऐसा नहीं हुआ, देखिए, कि इतना कॉन्फिडेंस कम हो। सो इट इज़ फ्यूल्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। अब साथ में जानते हैं कि जब पैंडेमिक आया तो हम ये भूल गए कि TB जैसी कोई चीज़ भी है, या और भी बड़े सारे जो देखिए
शुरुआत में तो पैंडेमिक की वजह से इतनी इतनी कोई दिक्कतें हो भी नहीं रही थी, पर फिर भी सब इतना डर गए थे, पैंडेमिक ही सब कुछ या कोविड-19 ही सब कुछ हो गया था कि बाकी और चीज़ों पे हमने टीबी पे पैसा लगाना छोड़ दिया या ध्यान देना छोड़ दिया मोर एप्रोप्रिएट। वैसे ही और भी दिक्कतें थी, उस पे हमने ध्यान नहीं दिया। बच्चों की इम्यूनाइजेशन, बच्चों की वैक्सीन पे ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग जो उसमें बच्चे पैदा हो रहे थे उनकी वैक्सीनेशन पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो सारा डाइवर्जन हो गया हमारा रिसोर्सेज का या दिमाग का, वो वही हो गया, ठीक है। The report said a total of 67 million children missed out on vaccinations between 19 and 21. तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का दिमाग सारा डाइवर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे, कि आप वैक्सीनेशन कवरेज पे ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। IAF to join multilateral exercise in Greece। अब आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी कोप इंडिया है ना, और ओरियन हम ये डिस्कस कर चुके हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब यहाँ क्या लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगा एक्सरसाइज इन्योकॉस में, इन्योकॉस 2023। ये एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है जो ग्रीस होस्ट कर रही है, ग्रीस का एयरफोर्स होस्ट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता है हम समझते हैं कि यूरोप के इस तरह के देशों में सबसे बड़े बड़े फ्रांस, इटली या फिर यूके, इनसे ज़्यादा जो आज रेलेवेंस है वो सेंट्रल यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की है। तो हम ग्रीस अगर या इन तरह की जगहों पे भी इंडिया अपना फुट होल्ड जमा रहा है, गुड, वी शुड डू इट इवन मोर, हमें और बढ़ चढ़ के पार्ट लेना चाहिए। दिस विल बी द थर्ड एक्सरसाइज दैट IAF विल बी टेकिंग पार्ट साइमल्टेनियसली। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज कोप इंडिया जो है यूएस के साथ हम कर रहे हैं, साथ ही में जो ओरियन एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये फ्रांस होस्ट कर रहा है, तो फ्रांस के साथ ओरियन, कोप इंडिया यूएस के साथ, अब साथ ही में इन्योकॉस हम कर रहे हैं ग्रीस के साथ। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड, ओके, तो एक बेसिकली ग्रीस का एयरबेस है एंड्रोविडा, एंड्रोविडा एयरबेस पे हम इसे देखेंगे होता हुआ। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगा विद 4 Su-30 Mk1 एंड 2 C-17 एयरक्राफ्ट। The objective of the exercise वही इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सिनर्जी, वही सारी बातें जो हर एक एक्सरसाइज का एम होती है, वही इस एक्सरसाइज का भी है। रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो में करी जाएगी। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, यू मस्ट राइट अबाउट इट। आप फूड के बारे में या कोई भी इस तरह का कुछ आता है या और भी कैसे अवेयरनेस जनरेशन होती है, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूटी गवर्नमेंट्स को बोला है कि देखिए भारत के 100 डिस्ट्रिक्ट्स चूज कीजिए, जिसमें 100 यानी कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसा नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 100, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली एक स्ट्रीट, तो 100 हमें फूड स्ट्रीट्स बनानी है, ओके, भारत में। कैसे, बेसिकली हमें ईट राइट फूड स्ट्रीट्स बनानी है, 100 ईट राइट फूड स्ट्रीट्स, जहाँ पे हाइजीन का ध्यान, सेफ्टी का ध्यान। हमें क्यों करना है ऐसा? ताकि जो फूड बॉर्न इलनेसेस हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकें, उसमें उसे प्रिवेंट कर सकें या रिड्यूस कर सकें, ठीक है। ईजी एक्सेस टू से, क्योंकि देखिए अगर आप 100 ऐसी स्ट्रीट्स बना देंगे, हेल्दी फूड स्ट्रीट्स है ना, या ईट राइट स्ट्रीट्स, तो एक्सेस बढ़ गया ना हाइजेनिक फूड या सेफ फूड का, विच इज़ वेरी वाइटल फॉर गुड हेल्थ ऑफ सिटीजन्स। तो ये आप लिख सकते हैं, इट्स ऑल्सो क्रेडिबिलिटी देगा हमारे लोकल फूड बिजनेसेस को। ये बात है। SCO मेंबर्स मस्ट पूल रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज ऑन डिजास्टर रिजिलियंस, शाह। आप जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी चेयर हम हैं, इंडिया। हमने 2022 में प्रेसिडेंसी ली थी, अज्यूम की थी। तो अब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कॉल अपॉन किया है बाकी देशों को, SCO के, कि आप एक कलेक्टिव अप्रोच दिखाइए डिजास्टर रेजिलियंस के लिए, ओके। यू पूल इन योर रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज, सबकी कोई एक्सपर्टीज है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके यहाँ कुछ फॉलो होती होंगी, तो कम इन, शेयर नॉलेज, टॉक टू ईच अदर एंड ये सारी चीज़ें। और जब हम रिसोर्सेज को पूल कर देंगे तो फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा ना। जब एक जगह हमें पता है कि यहाँ से ही हमारे सारे एफर्ट्स लगने हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बच जाएंगे।
ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मिस्टर शाह ये कहते हैं कि SCO वुड प्रॉबली बी द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, है ना। 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 25% ऑफ ग्लोबल GDP, 22%। आप जानते हैं बाकी जो 8 मेंबर ये बेसिकली ग्रुप है जिसमें इंडिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। आप पढ़ के जाइए, हम बहुत बार इसको याद कर चुके हैं साथ में कि आपको क्या याद रखना है, कैसे याद करना है। इंडिया होगा तो पाकिस्तान तो होगा ही, चाइना तो है ही, रशिया तो है ही, बाकी सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, ठीक है। इंडिया बिलीव्स दैट नो हजार्ड इज स्मॉल और बिग एंड इट डज नॉट लीव एनीवन बिहाइंड, और यही हम सीख के आए हैं। अब यही हमारी हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे फिलोसफर्स ने, हमारे सब कुछ ये सिखाया है कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, हैज़ मोर एक्यूरेट एंड टाइमली। अब आप जानते हैं कि इंडिया हैज़ एक्चुअली बिन वर्किंग अ लॉट ऑन डिजास्टर फ्रंट। हमने जैसे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आज 39 मेंबर्स हैं इसके। हम सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ के लिए है, जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने इस्टेब्लिश किया, लेकिन वो सिर्फ इंडिया को ही नहीं, नियरली 2 डज़न कंट्रीज़ को इन्फॉर्मेशन देता है अर्ली वार्निंग सुनामी रिलेटेड। ये सब कुछ हमने 2004 के बाद किया था, ये सुनामी वाली चीज़। तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं कि आज हम अच्छे से वार्न कर सकते हैं डिज़ास्टर के बारे में, क्योंकि प्रिडिक्शन मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास। यही बातें लिखी है यहाँ पे, नथिंग वेरी कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। 67, आई थिंक 69 शुड बी द नंबर। वेल, 67 अक्यूज्ड इन नरोडा विलेज मैसेकर केस एक्विटेड। अब एक और चीज़, क्योंकि बिल्किस बानो जी से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक देखते हैं 2002 के गुजरात रायट्स और जो 11 मैन अक्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। अब आप ये भी केस जानते ही होंगे कि एक 2002 के ही गुजरात रायट्स के समय एक केस हुआ था, नरोडा गांव केस मैसेकर बेसिकली। तो उसमें जो भी जितने भी अक्यूज थे उन सबको बेसिकली बाइज्जत बरी कर दिया गया है, एक्विट कर दिया गया है कि इनकी कोई गलती थी ही नहीं, फॉर द वांट ऑफ एविडेंसेस एंड व्हाट नॉट। देखते हैं हम यहाँ पे स्पेशल ट्रायल कोर्ट ऑन, ऑफ कोर्स देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है, क्योंकि इसमें बहुत माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की जान गई थी, अ लॉट ऑफ पीपल। तो फिर किसने मारा? अगर किसी ने नहीं मारा, सब बाइज्जत बरी हो गए, तो जिंदा जिन लोगों को जलाया गया, 11% ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वर बर्न्ड टू डेथ इन नरोडा, ठीक है। तो फिर किसने बेसिकली मारा, अगर जलाया या फिर जिंदा? अगर किसी ने नहीं जलाया तो ये एक बात कहते हैं जो विक्टिम्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं या और ऑपोजिशन। अब ऑफ कोर्स लेकिन जो कोर्ट है वो एविडेंसेस, प्रूफ्स और विटनेसेस इस पे काम करता है। तो कोर्ट ने अपना प्रोसीजर किया और ये बेसिकली सुनवाई में पता चला है, एक स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने थर्सडे को एक्विट कर दिया है ऑल 67 एक्यूज्ड, इंक्लूडिंग फ्रॉम, इसमें फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर भी हैं माया कोडनानी, बजरंग दल के लीडर हैं बाबू बजरंगी, फॉर्मर VHP लीडर हैं जयदीप पटेल, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। A total of 86 accused were named, 86 accused नाम किए गए थे चार्जशीट में, लेकिन 18 की जान चलेगी, क्योंकि इतने साल हो गए अब इस बात को, तो नेचुरल डेथ हो गई बहुत लोगों की। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। 2009 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। बुद्धा's टीचिंग्स कैन सॉल्व मोस्ट कंटेम्प्रेरी ग्लोबल प्रॉब्लम्स, PM। आप जानते हैं जो बुद्धा जो हम समिट होल्ड करने वाले थे कि आज करंटली जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, संसार की दिक्कतें हैं, उसका जो आंसर है वो बुद्धा है या बुद्धिज्म है, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था कि ये थीम होने वाली है। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को ये कहा है कि द वर्ल्ड वाज फेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स ऑफ द सेंचुरी। वॉर है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, और ये सारे कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस हैं। इसको एक जवाब हम जो मिलता है वो है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, स्टार्ट फॉलोइंग देम। हैड दैट बीन द केस, हैड वी बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ बुद्धा, we would have certainly not been seeing all of these things. Climate change could have been prevented, wars of course can be prevented. क्योंकि देखिए कुछ डिफीट विक्ट्री नहीं होती ना, जब मध्यम मार्ग आ जाता है, पीस आ जाता है, नॉन वायलेंस आ जाता है, तो कुछ जीत और हार जैसा होता ही नहीं। मध्यम मार्ग में तो कॉम्प्रोमाइज होता है ना वैसे भी। तो ये चीज आप सोचिए, ठीक है।
ये यहाँ नहीं लिखा, आई एम जस्ट गिविंग यू पॉइंटर्स। और ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो पीएम का कहना है लाइफ मिशन लेके आए हैं यहाँ पे दोबारा। तो वही अगर हर एक सिटीजन ये सोचने लगे कि हम कंट्रीब्यूट, हर सिटीजन क्या हर एक इंसान सोचने लगे कि हमारा लाइफस्टाइल कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट के लिए, हम अच्छा खाएं, अच्छी हैबिट्स रखें, वी कैन डेफिनेटली बी कंट्रीब्यूटिंग टू अ बेटर वर्ल्ड, अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, एंड वी शुड बी डूइंग दैट। ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए 85 डेड, 100 इंजर्ड इन यमन, यमन क्रश ओवर $8 एड। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ अच्छी चीज़ें देख ही रहे थे कि हूथी रिबेल्स जो हैं दे आर टॉकिंग टू बाकी कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया के जो है ना, एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन उसके ही चलते एटलीस्ट 85 लोगों की जान गई है। ये तो कॉन्जर्वेटिव एक आप कह सकते हैं कि नंबर है। किस चीज़ में, क्योंकि एक स्टैम्पीड कहिए आप इसे, क्रश कहिए, रमज़ान कैश हैंड आउट, बेसिकली आप जानते हैं कि ईद के समय कुछ ऑफ कोर्स आपको ईदी मिलती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसमें यहाँ पे वही, एज द इम्पावरिश्ड कंट्री सफर्ड वन ऑफ इट्स वर्स्ट ट्रेजेडीज जस्ट एज ऑप्टिमिज्म वाज गोइंग टू ग्रो ओवर इट्स बिटर सिविल वॉर, 3 पीपल वर, वही बातें यहाँ पे लिखी है, 3 लोगों को स्टैम्पीड के वजह से अरेस्ट भी किया गया है। लार्ज क्राउड गैदर्ड एट अ स्कूल टू रिसीव गिफ्ट्स ऑफ 5000 रियाल यानी कि $8 फॉर द एंड ऑफ रमज़ान। ओके, पर ये चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं। SpaceX uncrewed Starship explodes shortly after liftoff। तो यहाँ क्या हुआ है आप जानते हैं, Starship क्या है, मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ट। ठीक है, तो नासा ऑफ कोर्स आपने देखा है कि ये स्टारशिप को चूज किया है अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून ले जाने के लिए 2025 में, जिसे हम आर्टेमिस 3 कह रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम होगा सिंस अपोलो प्रोग्राम विच गॉट एंडेड इन 1972 के एस्ट्रोनॉट्स मून जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो स्टारशिप, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ट एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट। अभी तो अनक्रूड हम ऐसी टेस्ट कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो डिसइंटीग्रेट हो गई। पर नॉनदलेस यहाँ पे एलॉन मस्क ने कहा है, जो स्पेस एक्स के आप जानते हैं ओनर, उन्होंने कहा है कि स्टिल इट वाज अ सक्सेस, हमने congrats team on an exciting test launch of Starship, जो भी हमने सीखा है उससे हम इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। NATO must invite Ukraine into alliance, says Zelensky। अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की का ये कहना है कि देखिए अब ये समय है कि नेटो हमें पॉलिटिकली इनवाइट करे, एक डिसीजन ले कि यूक्रेन को ज्वाइन करवाना है एज अ मेंबर। हम कब बनेंगे, कैन यू प्लीज टेल मी, ऐसा उन्होंने बोला है कि कैन यू प्लीज टेल मी कि कब हम मेंबर बनेंगे नेटो के, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे की है। The Ukrainian leader told a joint news conference in wartime Kyiv with visiting NATO chief, okay, that a NATO summit in July could become historic, and वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि इनविटेशन आया है कि आप समिट को विजिट करें, पर ज़्यादा अच्छा होगा कि वो पॉलिटिकल इनविटेशन कब आएगा। ओके, अब आप जानते हैं दिस इज वेरी सैड एंड दिस ऑफ कोर्स ब्रिंग्स द वर्स्ट ऑफ आवर फियर्स। 5 soldiers killed as militants attack army truck in Poonch। तो यहाँ पे आप जानते हैं 5 सोल्जर्स, हमारे 5 सोल्जर्स की जान गई है एक मिलिटेंट अटैक की वजह से, मिलिटेंट अटैक की वजह से इन पूंछ ऑफ पीर पंजल वैली इन जम्मू। तो मिलिटेंट ओपन फायर और ग्रेनेड यूज किए गए हैं, इस वजह से यहाँ पे फायर हुई है। ऑफ कोर्स मोर विल कम अप इन द ड्यू कोर्स। तमिलनाडु का, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल है, आपके लिए रेलेवेंट हो आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं रेलेवेंट लगता तो आप नहीं नोट कीजिए, क्योंकि हम यूजुअली जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होता है कस्टडी के समय, पुलिस रिफॉर्म्स और इस तरह की बातें कि पुलिस शुड बी मोर मेड मोर ह्यूमैनिटेरियन, रिसेंटली अतीक अहमद एनकाउंटर और इन सारी चीज़ों में, अतीक अहमद नहीं, असद अहमद एनकाउंटर और ये सारी चीज़ों के बाद हमने बहुत कॉल्स देखी हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स हैव टू बी taken up and they have to be made more humanitarian. These are the calls. I'm not saying I'm on no part, I'm on no side, I'm just saying कि कुछ examples आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक केस पता चलता है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बहुत ही जल्दी विजिट, तमिलनाडु स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कोर्स, वो विजिट करने वाले हैं अम्बा समुद्रम प्रेमाइसिस को
कि वो विक्टिम से मिल सकें। ऐसा हमें पता चला है कि कस्टडी में इतनी मारपीट हुई है, लोगों से साथ चुगलवाने या उस चक्कर में जो भी होता है कस्टडी में, कि दे हैव लॉस्ट देयर टीथ, दे डोंट हैव देयर टीथ नाउ, ठीक है, ड्यू टू द एलिजेड टॉर्चर बाय अ सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको फिर GS4 का एक एग्जाम्पल मिलता है, इसीलिए मैंने उठाया। तो सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर ASB बलवीर सिंह। तो आप जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स कुछ टॉर्चर के बारे में या फिर इस जैसा कुछ भी लिख रहे हैं, क्रूअल और या फिर, है ना, तो या रेट्रीब्यूशन, कुछ भी ऐसा आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं तमिलनाडु कस्टडी टॉर्चर केस एंड योर वर्क इज डन, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए, कल हमने डिस्कस की जो ABC रूल्स आए हैं नए, ओके, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इस बार के प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्ट्रे डॉग्स या डॉग बाइट, वी आर सीइंग दिस अ लॉट लेटली, अ लॉट। सो समथिंग यू वुड डेफिनेटली सी, मे बी मोस्ट प्रोबेबली, देखिए आपके GS4 में एक केस स्टडी आएगी, ठीक है। लेकिन आपके इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इन रूल्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2009 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको एड्रेस करने के लिए नए रूल्स आए हैं। पहले रूल्स 2001 में आए थे, अब 2023 में आप लगा लीजिए, काफ़ी सालों बाद, क्योंकि 2009 की एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको एड्रेस करना था। तो हमने कल उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैं एक बार आपको फिर यहाँ जैसे हम एडिटोरियल देखेंगे उसके दौरान कुछ कुछ आएगा तो बताती रहूँगी। अब देखिए, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का डेटा देखें तो 36% ऑफ द वर्ल्ड्स एंड 65% ऑफ द साउथ ईस्ट एशियाज रेबीज डेथ्स वो इंडिया में होती हैं। अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में लिखा है कि मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स डेथ्स, रेबीज डेथ्स इंडिया में हो रही, रॉन्ग, क्योंकि वर्ल्ड की तो 36% है, लेकिन हाँ, साउथ ईस्ट एशिया की मोर देन 50% डेथ्स इंडिया में हो रही है। अगर हम बात करें नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, इट हैज रिकॉर्डेड 6,644 क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस एंड डेथ्स ऑफ ह्यूमन रेबीज इन 2012-2022, ठीक है। तो 6,000 से ज़्यादा यहाँ पे जान गई हैं। There have also been several media reports of young and old, आपने देखा जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस पे अभी एक बहुत ओल्ड लेडी स्ट्रे डॉग्स की वजह से शी पास्ड अवे, और फिर उससे पहले हमने वसंत कुंज में देखा दिल्ली में, उससे पहले केरला में देखा, उससे उसके एक समय 4 साल का बच्चा हैदराबाद, ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए जैसे जैसे दे स्प्रैंग अप, है ना। तो अब वही यहाँ पे लिखा है कि रिसेंटली वी आर सीइंग दिस अ लॉट, at the center of these narratives is how India is responding to stray dog menace. अप्रैल 18 को हमने देखा नोटिफिकेशन, वैसे मार्च 10 को आ गई थी, खैर हमने नई नोटिफिकेशन देखी है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ABC रूल्स 2023, जो बेसिकली अब एक नया बोन ऑफ कंटेंशन बनने वाला है, क्योंकि जो इससे पहले ABC रूल्स थे 2001, उसमें कुछ खास हमने चेंजेस कर नहीं दिए, जो चेंजेस किए हैं वो नहीं, कुछ और करने की ज़रूरत थी। बेसिकली जितना बोन ऑफ कंटेंशन या यूजलेस इनका जैसे ऑथर का कहना है वो साबित हुए, उतना ही कहीं ना कहीं इफेक्टिव ये नहीं हो सकते। तो ओके, अब देखिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों आए हैं ये रूल्स में, इसका क्रक्स क्या है इन रूल्स का। पहली बात तो स्ट्रे डॉग्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे कि 2009 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने भी कहा था कि अगर जैसे आपकी लोकेलिटी में स्ट्रे डॉग्स की वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो अब दूसरी लोकेलिटी में इनको ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रे डॉग्स कैन नॉट बी रीलोकेटेड, ये रूल्स में लिखा गया है। दूसरा कि स्ट्रे डॉग्स की केयर की जानी चाहिए, ठीक है। स्ट्रे डॉग्स की केयर, जैसे इसमें आप हमने कल देखा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, कॉरपोरेशंस या फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, है ना, सो दे वुड टेक केयर ऑफ द केयरिंग फॉर एनिमल्स, यानी कि डॉग्स। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखी। और साथ ही में तीसरा पॉइंट क्या इस रूल्स में आया है कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं या फिर हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं
डॉग्स की, तो उनको पेन नहीं होना चाहिए, ना ही उस प्रोसीजर में, ना ही उस प्रोसीजर के बाद। प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर मिलनी चाहिए उनको, पोस्ट इम्यूनाइजेशन केयर मिलनी चाहिए, कोई उनको क्रुअलिटी नहीं हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं बेसिकली जिन वजह से ये नए रूल्स में अमेंडमेंट हुई है, ये नए रूल्स हमने देखे हैं। स्ट्रे डॉग्स आर अ न्यूसेंस बाय स्प्रेडिंग डिसीज, आप जानते हैं कि रेबीज की वजह से कैसे ह्यूमंस हैव बीन किल्ड, वाइल्ड लाइफ है ना, एंड बाय कीपिंग पीपल फ्रॉम असेसिंग पब्लिक स्पेसेस। बहुत जगहों पे आप इसलिए नहीं जाते, आप ऑफ कोर्स ये अब कुछ कॉमन सेंस लगाइए, कई जगहों पे इसलिए नहीं आप वो वाला रूट लेते हैं, अगर आप किसी मार्केट तक या कहीं तक भी जा रहे हैं, अगर आपसे यू ड्राइविंग अ स्कूटी और व्हाटएवर, है ना, तो यू वुडंट गो देयर फ्रॉम वाया दैट रूट, क्योंकि उस रूट पे बहुत सारे कुत्ते होते हैं। यू हैव नोन केसेस जहाँ पे यू नो योर फ्रेंड्स और मे बी आप ही के फैमिली का कोई डॉग बाइट केस हुआ है, बहुत ही खतरनाक। तो कैसे पब्लिक स्पेसेस नहीं एक्सेस कर सकते हैं आप, बहुत सारी रोड्स आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये यहाँ पे जिस समझाया गया है। अब देखिए हम बहुत सारे एडिटोरियल्स डिस्कस कर चुके हैं, अगर मैं किसी एडिटोरियल में एक बात बोलती हूँ अगर, क्योंकि तो मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, मैं हर चीज़ एक ही एडिटोरियल को डिस्कस करते हुए नहीं डिस्कस कर सकती कि अच्छा हमने ये ओपिनियन भी है मेरा या ये भी है, तो आई जस्ट कंस्ट्रिक्ट माई सेल्फ उन चीज़ों तक। तो आप भी प्लीज़ वही जिस्ट यहाँ से लीजिए। And the 2023 rules require strays to be caught, vaccinated, neutered and released back, कि आप उनको स्टेरलाइज कीजिए या न्यूटर कीजिए, वैक्सीनेट कीजिए और फिर ऑफ कोर्स उनको वापस रिलीज कर दीजिए। तो 2001 के रूल्स अगर हम देखें उसमें भी कुछ कोई एफर्ट नहीं सक्सीड हुआ था, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए सारी डॉग पॉपुलेशन को एक साथ ही एटलीस्ट, या फिर लार्जेस्ट फ्रैक्शन डॉग पॉपुलेशन का एक साथ उनको आप कैच कीजिए, उनको वैक्सीनेट कीजिए, न्यूटर कीजिए और फिर सबको रिलीज कर दीजिए। लेकिन क्योंकि पीस मिल फैशन में आधे डिस्ट्रिक्ट को हम आज उठाएंगे, आधे लोगों को आज, थोड़े डॉग्स को आज कर देंगे, इससे क्या हुआ, कुछ जो डॉग पॉपुलेशन थी वो वैसे ही मैनेस रही और फिर ऑफ कोर्स उनके बेबीज आगे हो गए, फिर वो भी न्यूटर नहीं थे, ऐसे बहुत दिक्कतें, वो तो रह ही गया। तो जैसे यहाँ लिखा है न्यूटरिंग एंड वैक्सीनेशन ऑल्सो, एक और चीज देखिए, ऑल्सो दे डू नॉट प्रिवेंट डॉग्स फ्रॉम फॉर्मिंग पैक्स एंड हरासिंग पासेस बाय, ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा कम हो जाता है, एग्रेशन कम हो जाता है, इसका साइंस हम डिस्कस कर चुके हैं। पर स्टिल अगर आप थोड़ा बहुत सारे जब एक साथ, चाहे वो न्यूटर्ड ही क्यों ना हो, डॉग्स बैठे दिखेंगे एक बारी को, तो किसी को भी डर लग सकता है और यू विल फील हरास्ड, ऐसा यहाँ पे लिखा है। The 2023 rules also ask residents welfare associations to care for stray dogs and feed them away। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि RWAs जो हैं, जो प्रेसिडेंट बनता है RWA का, वो बेसिकली स्ट्रे डॉग्स को सही से खिलाए और बच्चों से और एल्डरली लोगों से दूर थोड़ा खिलाएं फिक्स्ड इंटरवल्स पे। लेकिन अब देखिए इससे क्या होगा, पहले ही जो डॉग्स हैं वो होमलेस हैं, फिर आप कहोगे नहीं इनसे दूर रहो, यहाँ रहो, वहाँ इधर उधर खाना देंगे, वो होमलेसनेस वाली जो चीज़ है वो तो जाएगी ही नहीं। और ये हमने मेनका गांधी जी जो आप जानते हैं, शी इज़ वर्क टू लॉट फॉर एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, है ना, तो उनके एक एडिटोरियल डिस्कस किया था और उसमें भी हमने देखा था कि होना क्या चाहिए, अडॉप्शन होना चाहिए। अडॉप्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप घर पे ले आओ किसी को, हो सकता है वो, पर अडॉप्शन का मतलब है कि आप ही हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक डॉग को अडॉप्ट कर लिया तो सिर्फ आप ही उसको खाना खिला रहे हो, 3 टाइम का खाना, जैसे वो इधर उधर नहीं जाएगा, या उसको पता है कि उसको खाना मिलना ही मिलना है, वो किसी और से खाना क्यों मांगने बार बार जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल एक शेल्टर होम भी बना हुआ है डॉग्स के लिए, तो और उसमें से हर एक डॉग को किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हर किसी का खाना का टेक केयर हो रहा है ना, तो दिक्कत ही नहीं है कोई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आइडियलिस्टिक लगेगा आपको पर सोल्यूशन तो यही है, ऐसे ये ऑथर कहते हैं, ये ऑथर भी और मेनका गांधी जी ने भी यही कहा था। दिस कुड फर्दर, ओके आई हैव एक्सप्लेन द जिस्ट ऑफ इट, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।